ऑलराइट भाई, स्टार्ट करें? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इतनी हल्की गुड मॉर्निंग हो, इंटर में आ गए हो यार। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है आज सुबह सुबह उठ के? बहुत दिनों बाद है ना, एकदम ऐसे ठंड में कहना है भगवान क्या सोच के हमने हाँ कर दी है मेरे को, है ना, वैसी फीलिंग आ रही है। ऑलराइट, वेलकम टू भाई सीए इंटर। आज अपनी फर्स्ट क्लास है। मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक्स। आप लोगों को अगर लग रहा है कि मैं डेमो दे रही हूं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं डेमो खेलती ही नहीं हूं, ठीक है। मैं चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करने वाली हूं। आज आपको बताने वाली हूं कि हमारे सिलेबस में क्या है, किस टाइप का इंटर का पेपर आएगा, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो फाउंडेशन की है वो अब इंटर में कैसे हो जाने वाली है, एंड सो ऑन एंड फोर्थ। एवरीबडी ओके विद दिस? 1, I'll be giving the so-called demo for next 3 days only, ठीक है। 2, आप लोग देख ही रहे हो, we have limited space only, तो once our class is like full, मैं बंद कर दूंगी सारे रजिस्ट्रेशन। हाँ, आया भाई साहब, ठीक है। फुल होती ही जा रही है, बिल्कुल भरते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट फॉलोड बाय दैट, आपको अपने संग आज जो एकदम पतलैया सी कॉपी लेके आए हो, है ना, एकदम हवा हवाई से, आज तो हम डेमो लेने जा रहे हैं, इसको मोटी बना लो, ठीक है, और तरीके से एक बढ़िया कॉपी बनाओ। एंड कैलकुलेटर आपका साथ में आएगा। कह रहे हैं अच्छा तो आप अकाउंट्स भी पढ़ाओगी, लॉ वाले न्यूमेरिकल्स कराओगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है। क्या आता है लॉ के पेपर में, किसी को आइडिया है इंटर के? नहीं, पहली बार तो दे रहे हो। फाउंडेशन के बाद कुछ फिगर आउट किया होगा ना आपने लिए कि भाई साहब ये पढ़ने वाले हैं। एनी आइडिया अबाउट इट? सेक्शंस आएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, कंपनी लॉ आएगा, ठीक है, और अदर लॉज आएंगे। अच्छा, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट, अपने फोन साइलेंट कर लीजिएगा और अपने आप को वायलेंट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी क्लास में अगर बोलोगे नहीं तो मेरे को मजा आता नहीं है। आधों से ज्यादा उनके नाम याद है, 2-4 जो नए बैठे हुए उनके याद हो जाएंगे। ये आई है कनिष्का, ये आई है दीदी, दोनों दोस्त राशि की, खत्म बात, सॉर्टेड, याद हो गया। हाँ, और भाई साहब वो बैठे हैं पीयूष, ठीक है, देगा। ये बैठे हैं नमन, जानती हूं मैं, हल्का भूल गई हूँ, आयो। हाँ, अर्चित नाम है आपका। आपका नाम क्या? बेटा तू टकरा मत जाइए, खोपड़ा आधा कड़े आएगा, यो गर्दन यो रखी होगी शांतनु तेरी। हाँ, सजल, सजल, अच्छा भूल गई। अनिकेत, देगा मेमोरी। केशव नाम था तेरा? पहले तो ये नहीं था, ठीक है। लंबे वाले भाई साहब ऋतिक, और हाँ याद है, सबके सबके याद है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सोच लो मैं तुम्हें इंडिविजुअली नाम से बुला दूंगी, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा कि नाम आया था हमारा मैम क्लास में और बेइज्जती कर रही थी मैम अलग हमारी, तो वो काम नहीं करना है। ऑलराइट, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पढ़ने के लिए क्या क्या है, ठीक है, सुनिएगा। सीए इंटर आवर कोर्स विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। कह रहे मैम इतना स्पार्कल क्यों है जिंदगी में? तुम अभी अभी इंटर में आए हो ना, इसको काला बना देंगे इवेंचुअली। कॉर्पोरेट लॉ में हमारे पास टोटल है 70 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स का पेपर, राइट। 70 मार्क्स विल बी नाउ ऑफ कंपनी लॉ एंड एलएलपी विच इज कंबाइंड कॉल्ड एज कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। 70 नंबर में आपका कंपनी लॉ आएगा एंड एलएलपी आएगा। आ जाओ भाई साहब, टहलते हुए तो ऐसे आ रहे हैं जैसे चाय की टपरी पे बुलाया है आपको। हाँ, अब इसमें सुनिएगा, आपने जो फाउंडेशन में कंपनी लॉ पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक वाला, डॉक्ट्रिन्स एंड बाकी जो चीजें थी, ठीक है, वो रिपीट होगा, बट इट इज जस्ट 1% ऑफ द एंटायर कोर्स। दैट्स इट, दैट्स इट। एंड एलएलपी जो है वो तो आएगा ही आएगा, जो हमने फाउंडेशन में पढ़ा है, हल्का सा थोड़ा सा और उसको बढ़ा दिया जाएगा। सो आई एम अज्यूमिंग आपको एलएलपी नहीं आता है। हाँ, कह रहे हैं हमें नहीं आता है मैम, हम फाउंडेशन पढ़ के ही नहीं आए हैं, हम तो ऐसे ही आ गए हैं। आई नो इट, आई नो इट। सो एलएलपी माइट हैव अ वेटेज ऑफ 10 मार्क्स नाउ एंड वी डू नॉट नो, बिकॉज अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है। सो अभी जो मई वाला आपसे पहले जा रहे हैं उनके थ्रू हमें पता चलेगा कि एलएलपी कितने का आता है, राइट। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस 30 मार्क्स में अदर लॉस में सिर्फ 3 चैप्टर्स आते हैं। नाउ द मेजॉरिटी चंक ऑफ द चैप्टर वुड बी फेमा, that is Foreign Exchange Management Act, and we will need calculator for this chapter. We will also need calculator for company law वाले portions. किसी को आइडिया फेमा क्या होता है? एनी आइडिया? जो मन करे बको, क्योंकि आपने अभी बोला फाउंडेशन तो हम पढ़ के आई नहीं है, तो मेरी नजर में तो आप देहाती हो ही, ठीक है, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं है। फेमा में क्या आता है, किसी को आइडिया? अगले इंसान ने फुल फॉर्म बता दिया। हाँ, क्या होता है, किसी को पता कुछ?
पहले ये फेरा था, उसको फेर के हमने फेमा बना दिया। बिल्कुल सही बात करी बच्ची ने, बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। फॉरेन एक्सचेंज यानी इंडिया में बाहर की करेंसी आना और यहां से इंडियन करेंसी का जाना, दोनों को ही हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मेरा आपसे सिंपल सवाल, क्यों? कह रहे हम डेमो लेने आए थे, ये हमसे सवाल पूछे जा रही है। हाँ, क्यों? हमारा पैसा बाहर जाना नहीं चाहिए, जितना जितना वो बाहर का पैसा हमारे पास आना। करेक्ट है। और मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों ने हम पे रूल किया है 200 साल, हम दूध के जले हो चुके हैं, छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं। सो फेमा इज अ वेरी रेलिवेंट चैप्टर फॉर आवर एग्जाम पर्पस। 2 थ्योरेटिकल चैप्टर्स और आते हैं, दैट इज जनरल क्लॉजेज एक्ट, प्योर थ्योरी है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। मुझे एक बात बताना प्लीज एवरीबॉडी, मैंने आपसे कहा कि ऑडिटर, कह रहे ऑडिटर कंपनी लॉ वाला, हाँ अपॉइंट किया जाएगा। मैंने ये बात बोली आपसे, हिंदी में बात कर रहे हैं अपन, ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। महिलाओं आपको कोई दिक्कत नहीं है? जाएगी, क्यों नहीं है? करेक्ट है, जाएगी क्यों नहीं है? इंग्लिश में बोलते हैं ही विल बी अपॉइंटेड, तो वाई ही, वाई नॉट शी? बाबा कह रहे नो लाइफ नो शी, हाँ वाई नॉट शी? टेल मी कैसे? एग्जैक्टली इसमें लिखा हुआ है, वैसे तो गलत लिखा है आज के हिसाब से, पर लिखा है ही इंक्लूड्स शी। कह रहे हो गॉड, शी इंक्लूड्स ही। बड़ो पुराने जमाने वाले हैं ना, वो लिख के चले गए हैं ही इंक्लूड्स शी, वो ये भी लिखे गए हैं सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल। कह रहे हैं गंवार तो है ये, कैसे लिख के चले गए हैं, बट ये हमें पढ़ना है। कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? कोई जवाब नहीं दे पाएगा और सबको जवाब आता है। डेफिनेशन की क्या डेफिनेशन है? नो मैम, आ जाओ। डेफिनेशन की क्या डेफिनेशन हो सकती है? डी से दिया बेटा तू है ना? हाँ हाँ जी, बताएं बाकी लोग, डेफिनेशन की क्या डेफिनेशन हो सकती है? वाह, वर्ब बना दिया उसको, कह रही है डेफिनेशन की डेफिनेशन हुई जो डिफाइन करे। हाँ, क्या हो सकती है डेफिनेशन? विच गिव्स एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं इसको लेट अलाउ कर देती हूं, आप देख रहे हैं कुछ तो बोलती है, विच गिव्स सम एक्सप्लेनेशन। तो डेफिनेशन की डेफिनेशन किस में दी हुई है? जनरल क्लॉजेस। कैलेंडर ईयर जो तुम बोलते हो, सब बताना कैलेंडर ईयर क्या होता है, ये तो सब बता सकते हैं मुझे। व्हाट इज कैलेंडर ईयर? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ये बात कौन कह के मर गया है? जनरल क्लॉजेस वाले। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये किस में हम पढ़ने वाले हैं? जनरल क्लॉजेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये हम लास्ट की तरफ करेंगे। फर्स्ट आवर फोकस वुड बी दिस 70 मार्क्स। एवरीबडी ओके विद दिस? मैं आपको एक और बात बता दूं, नाउ वी हैव सेक्शंस कंपनी लॉ में 1 to 148। एक तो हमारे पास ये पूरी सीरीज रहेगी, फॉलोड बाय दैट नया एक चैप्टर ऐड हुआ है, जिम आया है भाई, कॉपी कहाँ है? तू तो एकदम टहलता हुआ आ गया क्या? यहाँ का स्टाफ हूं मैं, तो दौड़ के आया। जतिन भाई मैं तुम्हें डिस्कार्ड करती हूँ, तुम मेरे हो ही नहीं, ठीक है? कहाँ लिखोगे? माथे पे? चल ठीक है, पेज मांग लियो, ठीक है। ऑलराइट, हाँ जी, ये नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, बाकी हम ये सेक्शंस करेंगे और कित्तों को भरोसा है मुझ पे कि मैं सारे सेक्शंस याद करा दूंगी 1 to 148। और अगले आदमी को देखो जो पढ़ा भी नहीं है, कह रहा है, सब कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, ये सही कह रहे होंगे, ठीक है? 379 to 393A ये सेक्शंस हम याद करने वाले हैं। और आज से मैं आपको कुछ सेक्शंस याद कराना ही स्टार्ट कर रही हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। पहले इतना बताओ, ओके हो आप लोग? ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से ध्यान से ध्यान से। एज पर द न्यू कोर्स ऑल्सो एंड एज पर द ओल्ड कोर्स ऑल्सो, वी ऑलवेज हैड 30 मार्क्स का टोटल पेपर एमसीक्यू, नो नेगेटिव मार्किंग अभी तक। मे बी न्यू कोर्स, मे बी दे विल स्टार्ट नेगेटिव मार्किंग, दे हैवंट इन्फॉर्म्ड अभी तक हमें इसके बारे में। देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन द साइट एज सच, सो वी आर अज्यूमिंग अभी नेगेटिव नहीं है, बट मोमेंट दे से नेगेटिव होगा तो अपन को मानना पड़ेगा। एक और चीज, एमसीक्यू का पैटर्न बदलेगा।
वी विल हैव केस स्टडीज. तो केस स्टडीज कैसे, सुनिएगा. फॉर एग्जाम्पल 1.5 पेज का 2 पेज का इन्होंने क्वेश्चन दिया, उसमें 5 क्वेश्चन एमसीक्यू के पूछेंगे, वो अलग अलग चैप्टर को बिलोंग करेंगे. सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, आपका टाइम वेस्ट कराने का कोशिश. हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे. मैं आपको बता दूं, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विथ 3 बुक्स इन द क्लास. ये सबके लिए नई बात है क्योंकि फाउंडेशन में आई डू नॉट प्रोवाइड विथ एनी बुक्स, राइट. आई विल बी प्रोवाइडिंग द स्टडी मटेरियल. तो अगर आपका मटेरियल अभी नहीं भी आता है या आप उतना मोटा बुक नहीं पढ़ना चाहते हो, वी हैव द एंटायर बेस्ड मटेरियल. और मैं आपको बता दूं कहां से उठाया है, आपके स्टडी से ही बनाया है, राइट. सो द लैंग्वेज विल ऑल्सो बी अ बिट हाई लेवल, जो हमें एग्जाम के हिसाब से तैयार करनी है. सेकेंड बुक वुड बी क्वेश्चन बैंक, which will include around 12 to 14 attempts के लास्ट क्वेश्चन पेपर्स, MTPs, RTPs, मेरी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड बेबी एमसीक्यूज. बेबी एमसीक्यू का मतलब होता है जो रिवीजन में आपके हेल्प करेगा, राइट. एंड थर्ड बुक वुड बी प्रॉपर एमसीक्यू बुकलेट. इट इज अराउंड 180 पेजेस एंड इट इज अ प्रॉपर बुक जिसमें हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे. ये तीनों मटेरियल मैं आपका कंप्लीट क्लास में ही कराने वाली हूं. So there will be some kind of homework in books में से, and of course हम उसको क्लास में जैसे हमेशा डिस्कस करते हैं, we will be doing it. मैं एक और आपको बात बता दूंगा. फाउंडेशन में we used to practice 2-3 questions on a daily basis. At inter level this range might go to 5 to 8 questions per day. And you will have to be ready because you know me, I get very upset if you are not done with the homework. ठीक है. एंड रेगुलर टेस्ट जो हमारे होते हैं 7 to 10 डेज के बीच में एक, जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ आप मान के चलिए आपका टेस्ट आ रहा है. एंड एक और बात, अब इंटर में हम टेस्ट पार्शियल करते हैं, इन द सेंस 2 आवर्स की क्लास में 1 आवर का टेस्ट और 1 आवर का क्लास रहेगा. सो इफ यू आर मिसिंग द टेस्ट यू आर ऑल्सो मिसिंग द क्लास. एम आई क्लियर अबाउट इट? एवरीबडी ओके विद दिस? नेक्स्ट मेरा आपसे एक सवाल है, आप में से कितनों के बीकॉम के एग्जाम्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं मार्च में या दिक्कत है? अच्छा, चल रहे हैं कईयों के. अच्छा ठीक है. एंड व्हाट आर द टाइमिंग्स? 3 से 5 वाले तो वैसे ही अलग हो गए, और 3 से 5 अलग है. 9 to 11 है आपका कल. ओके, तो जिन लोगों का भी बीकॉम का एग्जाम अभी चल रहा है, जैसा भी दिक्कत है, प्लीज टेक द रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम मी. ठीक है, आई प्रोवाइड यू विद द रिकॉर्डिंग्स. डू नॉट वरी, आपका क्लास मिस नहीं होना चाहिए. घर पे जाके उसे कंप्लीट कर लीजिएगा. एम आई क्लियर अबाउट इट? नेक्स्ट, मेरे फाउंडेशन वाले बच्चे जानते हैं ये बात, हम लोग क्लास में ऑडियो रिकॉर्डिंग तो नॉर्मली अलाउ कर देते हैं. सो अगर आप अपने किसी दोस्त को कहते हो फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग, आई हैव नो इश्यूज एट ऑल. मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है आपको. ओके है सब लोगों को? कुछ और जानना चाहते हो? अभी स्टार्ट करें फिर अपन फर्स्ट चैप्टर अपना. ऑल राइट. आपको जो मैं कह रही थी ना, कॉपी क्यों चाहिए होगी? बिकॉज आई विल बी स्टार्टिंग द चैप्टर and the first chapter in your study material as well as in our book is definitions. and आप चाहो तो इसका वेटेज लिख लो. कॉपीज खोल लो जिनके पास है. पेपर एंड पेपर निकाल लो प्लीज. हेडिंग आएगी डेफिनेशंस. सॉरी. एंड यस, आपकी एक नोटबुक पैरेलल नोट्स की ही बनेगी. ठीक है, सो हम जो क्लास में काम करेंगे वो आप अपने पास रिकॉर्ड में रखते चलो. राइट, एवरीबॉडी रेडी? मुझे बताइएगा, फाउंडेशन पढ़ के आए हैं जो बच्चे भी, सबसे पहले मुझे बताइएगा क्या कंपनीज एक्ट 2013 का एक्ट है? ऑलराइट. इसने किस एक्ट को रिप्लेस मारा है? इसने कहीं ना कहीं, इसमें कितने टोटल सेक्शन है? वेरी गुड, 470. कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? 29. और कितने स्केड्यूल्स हैं? 7. जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं मैं फिर से रिपीट कर रही हूं उनके लिए. कितने सेक्शंस हैं? 470. कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? कितने स्केड्यूल्स हैं? और अब ये स्केड्यूल्स हमारे सिलेबस में है. ठीक है, अ फ्यू शेड्यूल्स आर इन आवर सिलेबस. क्या ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है? किस एक्ट को इसने रिप्लेस मारा है? 1956. क्या ये बैंकिंग पे भी एप्लीकेबल है? यस. क्या इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल है? यस. क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे एप्लीकेबल है? यस. और क्या ये स्पेशल एक्ट कंपनीज पे एप्लीकेबल है? यस. मुझे बताइएगा क्या था शॉर्टकट हमारा? बिग्स. एवरीबॉडी बी से
बैंकिंग कंपनी, आई से इंश्योरेंस कंपनी, जी से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एस से स्पेशल एक्ट कंपनीज। मैं आपके संग स्टार्ट कर रही हूं, जो बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए है ये बातचीत, ठीक है? सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बात करा रही हूं सेक्शन 1 की, जो है इंट्रोडक्टरी सेक्शन। करेक्ट है? मेरा आपसे पहला सवाल, क्या कंपनीज एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है? लिखते भी चलेंगे साथ में। फर्स्ट पॉइंट, कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, sorry, it has 470 sections, हाँ जी, ये फिल करेंगे क्या? डन। नेक्स्ट, ये सेक्शन 1 का ही हिस्सा है। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन बिग्स। बाहर वाले बच्चों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए उनको डिटेल लिखवा रही हूं। बाकी बच्चे जिनको आता है वो खुद से लिखेंगे। क्या ये आपको अपनी बुक्स में जगह याद है? कहां पे था? सॉरी, कल गोलगप्पे का पानी मुझे लग रहा है मेरे गले की रीढ़ मार गया। अगर ये कोई अभी चल के आ रहा है तो ये मरने का सौदा करने आया है। आइए सर, अपना चेहरा आगे करिए। टाइम क्या है? लेट हो गए थे, थोड़ा मिल नहीं रहा था एड्रेस। आओ, जगह बन जाएगी, दिल में जगह हमारे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, अंदर शिफ्ट होइए। आराम से बेटा, इससे बच के लग जाएगा, नहीं तो खोपड़ा यहाँ ही टिक जाएगा तेरे। कौन है आप दोनों? कुशाग्र? श्योर? आप जानते नहीं होंगे मुझे। इन्हें क्लास के बाद रोक के बताना अगर टाइम पे नहीं आते हैं तो क्या होता है। हाँ, कल से नाश्ते हुए आएंगे। क्या हो गया? और तू काहे ज्ञान दे रहा है? बड़े ताऊ जी बन के। हाँ जी, ये लिख लिया सब लोगों ने? कितने लोग ये बात जानते हैं? गलत सवाल हो गया। कितने लोग ये बात नहीं जानते हैं? एनीबॉडी? ठीक है, अभी ओके है। मेरा आपसे एक सवाल है सब लोगों से, क्या ये बैंकिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट? यस। पर क्या बैंकिंग कंपनी का अपना सेपरेट एक्ट भी है? यस। तो फिर कौन सा लगेगा? जब तक कोई लड़ाई नहीं है, जब तक कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। क्या वर्ड बोला मैंने? तब तक क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट। बट जिस मोमेंट पे इनकंसिस्टेंसी आ गई, लड़ाई हो गई, यानी बैंकिंग एक्ट कुछ और कह रहा है
और कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, तो क्या लग जाएगा? बैंकिंग एक्ट। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC, कैन आई यूज दिस वर्ड विथ यू? LIC का फुल फॉर्म क्या लगेगा उनके ऊपर? हम क्या बोलते हैं, क्या लगता है? कंपनीज एक्ट। परंतु अगर कोई लड़ाई हो गई बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी और कंपनीज एक्ट तो क्या लगेगा बेटा? इंश्योरेंस। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा एक्ट है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और एस से स्पेशल एक्ट। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ कुछ चीजें मैं मान के चलती हूँ कि शायद आपको आती होंगी। अब अगर आपको नहीं आती है, मान लीजिए वो फाउंडेशन की चीज, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द क्लास। मैं नॉर्मली वैसे स्लो लेके चलूंगी, बट फिर भी मैं एक बार अंदाजा लगा के सोचती हूँ कि यार आपको ये आता होगा शायद, इसलिए मैंने इसको ऐसे करा दिया है। ये सेक्शन 1 है हमारा आउट ऑफ 148 सेक्शंस। पहला सेक्शन हो गया है, मुबारक हो, ठीक है, इट्स डन, सॉर्टेड। सेक्शन 1 किस चीज का सेक्शन है? इंट्रोडक्शन। क्या ये पूरा एक्ट इंडिया पे एप्लीकेबल है? किसको रिप्लेस मारा है? क्या ये बिक्स पर भी एप्लीकेबल है? बिक्स का फुल फॉर्म बी से कौन सा एक्ट? 1949। रेगुलेशन है 1949। आई से इंश्योरेंस कंपनी अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938। जी से जनरेशन एंड अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और लास्ट एस से स्पेशल। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या आप सबकी परमिशन है? ठीक है, जब ज्यादा बॉयल होने लगू कि आज तो बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे बता देना अपने एक्सप्रेशन से, जो तुम करते हो ना अंदर से, या कोई लोग अंदर उबासी भर लेते कह रहे, ठीक है ना, तो वो कर लेना, मैं समझ जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। आगे बढ़े। तुम्हें तो पता ही है सेक्शन 2 किसका है? क्या ये बात सब लोग जानते हैं? कह रहे मैम हमें तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं, जरा मुझे सेक्शंस बताओगे? 220, 221 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का सेक्शन 222, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी, वेरी गुड, 268 छह पीछे, ओपीसी, ठीक है, 262 तीन आगे, पब्लिक कंपनी 271। चलो ठीक है, अब ये जो हो गया सो हो गया है, ठीक है। चलो भाई नए सेक्शंस करें फिर, रेडी हो? और ये जो मैं आज करा रही हूँ, ये जब हम लास्ट की तरफ जाएंगे कंपनीज एक्ट में, ये टॉपिक वापस रिपीट होंगे और उसके ऊपर मैं कुछ बेस सेक्शंस खड़ा कर दूंगी। सो आज मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बात करने वाली हूं। कितने लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नहीं, अच्छा सब डर रहे हैं, कह रहे कुछ और तो नहीं पूछ रही है, ये वही पूछ रही है जो हम समझ रहे हैं। हाँ वही पूछ रही हूँ, क्या होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके हिसाब से? आप 11 से बना रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? क्या होता है आपके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई जतन भाई ने एक बात कही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहला स्टेप होता है? पहला स्टेप होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप डायरेक्ट बना नहीं सकते, वो तो 11th के थर्ड टर्म में आता था। तुम फर्स्ट टर्म में क्या कर रहे थे? अच्छा, तो आपके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है जनरल एंट्री, लेजर, ठीक है, लेजर, जनरल एंट्री, और क्या? ट्रायल बैलेंस, ओके, और कैश बुक। अगला आदमी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, कैश बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, मैं एक बात बताऊं, आप सबका जवाब गलत है। कह रहे हैं हमें पहले ही डाउट था, हमें अकाउंट्स नहीं आवे। ये सब आपने जो बताया है मुझे, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब मेथड्स हैं। और कल को मैं अगर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई नया मेथड बना के दे दूं, जर्नल एंट्री इज डबल एंट्री, एंड दैट इज हाउ यू हैव लर्नड हाउ टू मेक योर अकाउंट्स। दे आर नॉट एक्चुअली अकाउंट्स, अंडरस्टैंड? ये मेथड्स हैं जो आप मुझे बता रहे हो, जनरल एंट्री बनाई, फिर लेजर बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया। दिस इज नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब मैं आपसे अलग तरीके से सवाल पूछती हूं। मैं आपको एक रूम में छोड़ देती हूं जिसमें सिर्फ कागज ही कागज भरे हुए हैं। एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और उनके हर टाइप के वाउचर्स पड़े हैं। कैन आई यूज दिस वर्ड विथ यू? वाउचर्स। उनके पड़े हैं मेमोज, उनके पड़े हैं रसीदें, उनके पड़े हैं बिल्स। अब मैं आपसे पूछती हूं, आप इन्हें कैसे क्लासिफाई करना स्टार्ट करोगे ताकि आप इसको फिर जर्नल एंट्री की उसमें लेके जा सको? व्हाट विल बी द बेसिक्स
जिनके बेसिक पे आप इसे क्लासिफाई करोगे। कौन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, बिल्कुल सही बात करी आपने। नहीं मॉनिटरी करोगे ऑफ कोर्स, किस कैटेगरी में डिवाइड करोगे, दैट्स माय क्वेश्चन। कैश, ठीक है, आई टेक दैट, कैश, उसको और डिवाइड करो, बेटर करो। सेल्स परचेज, when somebody goes in the Shark Tank, the first question they ask is what has been your turnover, what is your sales, because that matters। और sales कर रहे होगे तो purchases भी कर रहे होगे। Can I classify one category as sales and purchases? Because if you are forgetting, आप basic journal entry sales purchases की ही start करते थे। After capital, your sales, purchases, credit और cash। Can I say this? Next, अब अगला बताओ, क्योंकि सेल्स परचेजेस से तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगली कैटेगरी कौन सी ले? फिर अब आपको बात समझ में आनी स्टार्ट हुई। एक्सपेंसेस और ऑपोजिट साइड में इनकम, इससे क्या बनाओगे? प्रॉफिट लॉस। सो योर सेकंड कैटेगरी विल बी इनकम एंड एक्सपेंसेस। थर्ड कैटेगरी से क्या बनाओगे? वेरी गुड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्योंकि उससे आपके क्या बनने वाली है? बैलेंस शीट। आपने 3 कैटेगरी बिल्कुल सही पकड़ी। सबसे पहले सेकंड कैटेगरी इनकम एक्सपेंसेस, कैन आई से ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। थर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी, बिकॉज इससे ट्रायल बैलेंस लेके आप आगे बैलेंस शीट बनाने वाले हो, राइट। एक चौथा आइटम नया सिखा रही हूं जो आपको नहीं आता। फैक्ट्री में क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अलग स्पेशल कॉस्ट निकाली बनती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट शीट। सुना है कॉस्ट शीट? शायद नहीं सुना होगा आपने। कॉस्ट शीट का मतलब होता है, समझाती हूँ, पर आइटम आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट में सब लोगों ने, कि टू मैन्युफैक्चरिंग, कई बार आप डालते हो ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो कई चीज़ों से बनता है। फैक्ट्री के लेबर, फैक्ट्री का रॉ मटेरियल, फैक्ट्री, तो उनका एक इकट्ठा खर्चा, जिन फैक्ट्रीज में ये मैंडेटरी है, वो एक चौथी लिस्ट अलग से और बनती है, राइट। आप मुझे बताना, सबसे टायरिंग वर्क आपको रूम में क्या लगेगा? अगर आपको मैंने ऐसे रूम में छोड़ दिया तो इस सब में आपका सबसे ज्यादा टायरिंग वर्क क्या होगा? डिफरेंस, सेग्रीगेट करना। कहना है भाई इतने, आप इमेजिन तो करो, एक सेकंड आके करो, कह रहे हैं सो जाएंगे, मत करो, हाँ मत करो, इमेजिन करो पूरा रूम कागज से भरा और आपको कह रहे हैं ये सेग्रीगेट करो। मुश्किल है? मुश्किल है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बताना, सबसे वाहियात नंबर कौन सा माना जाता है? 13। 13वीं निकल जाती है, कहते नहीं 13वीं निकल गई भाई साहब उनकी, ठीक है, राम नाम सत्य है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का सेक्शन, क्योंकि आप पागल हो जाओगे बनाने में। तो आज से अपन क्या बोलने वाले हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में क्या हो गया? 13वीं निकल गई, ठीक है। कोई पड़ोस में मर जाए ये मत कह देना जाके पापा जी ने कहा कि उनके 13वीं में जाना, आप कह रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पापा, वही फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है। बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन क्या है? 2, 13। और मुझे बताना 13 में 1 + 3 करके देखना कितना हुआ। बोलो ना, इसमें भी डर रहे हैं। 4 आइटम डन, 4 आइटम डन। मैं तुमसे कहा था ना, मेरे पास आओगे तो तुम फाउंडेशन में पढ़ चुके हो, सेक्शन तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। यू विल नो ऑल द सेक्शंस इफ यू आर वर्किंग विथ मी। आइए पहला आइटम देख लेते हो, सब लोग साथ में पढ़ेंगे जोर से। करेक्ट, all purchase and all sales। When first I ask all includes what? कैश एंड क्रेडिट। आप लिखना मत इस बात को, बट ये डिफाइंड है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आपकी बुक्स में, स्टडी में है, बेयर एक्ट में है। मैं आपको एक और बात बता दूं, कुछ बच्चे पूछते हैं और आजकल कुछ टीचर्स ये बात कहते भी हैं कि हम तो बेयर एक्ट से पढ़ाएंगे। बेयर एक्ट जानते हैं क्या हुए? क्या? सारे सेक्शंस का एक ग्रुप बना के कंपाइल कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो वो है, जो ओरिजिनली लिखा गया है पार्लियामेंट के द्वारा, रॉ, वो क्या कहलाता है? बेयर एक्ट। पागल हो गया? जे ना पढ़ पाओगे? मुझे एक बात बताना, हम इसमें पीएचडी तो बाद में कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा मेन टारगेट क्या है बेटा? इंटर में पास होना। और एक और बात, तुम लोग में से कई लोग तो 2 ग्रुप देने वाले हो, ठीक है। एक सब्जेक्ट तो हल्का कर लें, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो आपके टिप्स पे ले आए। एक सब्जेक्ट में तो आप श्योरिटी के संग आ जाओ कि हाँ यार इसमें पक्का पास होंगे। जिंदगी पड़ी है पीएचडी करने के लिए, जिंदगी पड़ी है इसमें थीसिस लिखने के लिए, बेयर एक्ट पढ़ने के लिए। जितना होशियार बनना हो बन जाना, सीए करने के बाद कुछ भी कर लेना। बट अगर सीए ना हुआ तो क्या करोगे? किसी को क्या बोलोगे? हमने बेयर एक्ट तो पढ़ा है पर सीए नहीं है। बस सोच के देखो आप। मैं आपको बताऊं, द बेयर एक्ट लैंग्वेज, अभी आप मटेरियल का ही लैंग्वेज देखना, आपको वही हाई फाई लगने लगेगी।
बेयर एक्ट्स लैंग्वेज इज सो डिफिकल्ट एंड वो अमेंडेड नहीं होता, फिर उसके ऊपर आपको अमेंडमेंट एक्ट और लगाने पड़ेंगे. सो देयरफॉर वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट काइंड ऑफ थिंग. हमें इतना होशियार नहीं बनना है. हमारा मेन टारगेट क्या है बेटा? एक बार में. तो हम उसी पे काम करने वाले हैं. हाँ, अगर आपका किसी का अंदर से मन फुदक रहा हो कि हमें बेयर एक्ट पढ़ना है, फील फ्री. इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू डिस्कस विद मी. ठीक है, घोड़ा मारा हुआ है मैंने, आता है, करा दूंगी, बट मैं कहूंगी टाइम मत वेस्ट करो उस चीज में. ठीक है अपने को. ऑलराइट, नेक्स्ट. ऑल आई एम सॉरी, गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? आई थिंक यू अंडरस्टैंड ना. गुड्स इज गुड्स, सामान, एंड सर्विसेज कैन बी इंटेंजिबल. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर लेट से ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाते हो, आप लॉजिस्टिक्स का काम करवाते हो, आप हेयर कट का काम करते हो, सो ये सब आप सर्विसेज देते हो. एवरीबडी ओके विद दिस? नेक्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड ये लास्ट सब मेरे संग बोलेंगे. ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 148. सब लोग बोलेंगे अंडर सेक्शन 148 एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल. याद रखने का आसान तरीका. फर्स्ट, ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज पे एप्लीकेबल है जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट टांग अड़ाती है. लिखा हुआ है ना, एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल. टू सुनना, हमारा आखिरी सेक्शन कायदे से कंपनी लॉ का कौन सा है? और मैंने आपसे कहा था ना, इस बात का रेफरेंस आखिरी दिन फिर आएगा. मैं फिर आऊंगी इस टॉपिक को लेके और आपको उस दिन याद होगा. सो आपको याद रखना बड़ा आसान है. 213 में कौन से सेक्शन का रेफरेंस है जो हमारे सिलेबस का कायदे से लास्ट है? कौन सा है लास्ट? 148. सब साथ में बोलेंगे कौन सा सेक्शन? और मैं आपको बताऊं, ये 148 में ज्यादा पढ़ाऊंगी भी नहीं, पूछो क्यों. 148 इज अ सेक्शन डेडिकेटेड टू कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिटर. और वो होते हैं कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट. और हम तो क्या कर रहे हैं? तो इस पे ना क्वेश्चन आता है ना, आपको इसमें डिटेल में जाना है, बट सिलेबस में तो हल्का सा करके जाएंगे. सो विच सेक्शन इज दैट? कॉस्ट ऑडिट का 1. 4 आइटम्स डन. साथ में रिपीट करेंगे फटाफट से. सेक्शन 213, ऑल परचेज एंड ऑल सेल्स, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेकेंड, ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन एंड नोटिफाइड बाय. ठीक है, डन है. ये बना लीजिए प्लीज. सॉरी. और हाँ, एक और रिक्वेस्ट आपसे, जो लोग नए हैं, डायग्राम्स आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं बनाती हूँ. आप इसको चाहे तो हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा अगर स्पेस की प्रॉब्लम आ रही हो तो. डन. बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गया. कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द फर्स्ट स्टेप. व्हाट डू यू से? नहीं तो उससे पहले क्या आता है? लेट्स कंसीडर इट एज पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली. नाउ टेल मी. अच्छा, आई क्लैरिफाई द क्वेश्चन. क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले बनेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाएगा? आप.
या एक जनरल अकाउंटेंट भी बना सकता है। आपकी जरूरत कब पड़ेगी हमें? मुझे एक बात बताइएगा, आप एज एन ऑडिटर, कहते नहीं आप ऑडिट करोगे, ऑडिटर में ऑडिट में होता क्या एग्जैक्टली? कहना इसे आप फिगर आउट करते हो, एनालिसिस करते हो। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ, आप एरर पकड़ने का काम कर रहे हो या आप फ्रॉड पकड़ने का काम कर रहे हो? सोच के जवाब देना। क्यों? डरो मत, जो बोला उस पर टिके रहो। दोनों ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं एरर? ओके। कितने लोग कह रहे हैं फ्रॉड? कुछ तो बोलो, ऑडिट करने जाओगे, करोगे क्या? करेक्ट है, ठीक है। तो आप पकड़ने क्या जा रहे हो? मेरा तो सवाल है फ्रॉड। भाई इतनी सीए की पढ़ाई क्यों कर रहे हो? एरर पकड़ने का काम आपका नहीं है। एरर तो ऐसा है जो दिख जाएगा ना। एरर इज समथिंग विच हैज बीन डन unintentionally, that is visible. What is not visible? एंड किसके लिए आपको एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी? फ्रॉड के लिए। यानी कहना इसे सिंपल भाषा में, ऑडिटर क्या पकड़ने जा रहा है? चोरी। कहना इसे चोरी। करेक्ट है? हाँ या ना? किस में पकड़ने जा रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या पकड़ेगा? पहले तो क्या किस में पकड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। करेक्ट है? अली बाबा के कितने चोर? अगर तुम्हें जे भी ना पता तो भैया फिर तो बहुत दिक्कत है। अली बाबा के कितने चोर होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चोरी का सेक्शन, ठहर जाओ बना लेना अभी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चोरी का सेक्शन सिंपल याद रखना, ऑडिटर हम क्या पकड़ने जा रहे हैं? चोरी। किस में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चोरी। अली बाबा के कितने चोर? आपकी 13वीं क्या बनाने में निकल गई थी? उसका सेक्शन हुआ 2। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने क्या बात करी मुझसे? कितने चोर पकड़े? 2, 40। एवरीबडी डन विद दिस? ठीक है। या और जो नए लोग हैं, डू यू अंडरस्टैंड दिस ब्रैकेट? इट इज सेक्शन 2 इट इज सेक्शन 2 क्लॉज 40। सेक्शन 2 जब हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, सो वी हैव क्लॉजेस, वी डू नॉट हैव सबसेक्शंस यहाँ पे अभी। ठीक है, सबसेक्शन वैसे नॉर्मली होता है, बट दिस इज क्लॉजेस, राइट? लिखा नहीं है बट आई एम टेलिंग यू, राइट? सो इट्स सेक्शन 2 क्लॉज 40। अब इसमें आते हैं टोटल हमारे 5 आइटम, जिसमें से आपने कई मुझे बताए थे, और आपको 4 तो पक्का आते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, आप बनाते आए हो। पहला आइटम ना, मैं ट्रेडिंग नहीं लूंगी, ट्रेडिंग अकाउंट इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट लॉस। सो फर्स्ट आइटम आप क्या बनाने वाले हो? प्रॉफिट लॉस। सेकंड आइटम ऑफ कोर्स आप जानते हो। थर्ड, जगह ओवे। कैन यू टेल मी 3 एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? इट्स ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। फाउंडेशन में ये चैप्टर था क्या? इंटर में है क्या? 12th में था, 12th में था क्या? एक सेकंड, कौन जना ऐसा है जिसने ये चैप्टर सुना ही नहीं है कि ऐसा होता है कुछ जिंदगी में? सही बात है, साइंस के आप और क्या कोई ऐसा जना नहीं? सैफ, कैश कितना आ रहा है और कितना जा रहा है बेटा, उसकी हम एक शीट तैयार कर लेते हैं। कहां कहां से एक्चुअल कैश आया और कहां कहां को खर्च हो गया, तो अपन उसको एक शीट बना के दिखा देते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। डेप्रिसिएशन कुछ नहीं आएगा बेटा, ठीक है? नेक्स्ट, चौथा तुम बना रहे हो बचपन से, जिसमें तुम्हारे मार्क्स चले जावे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते हो वर्किंग नोट्स, और आप इसको टेक्निकली बोल सकते हो एनेक्सचर। बोलना जरा, फिर से बोलना। कैन आई आस्क यू, ये काय को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है? व्हाई इज दिस पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक्सप्लेन करने के लिए। करेक्ट है। मुझे एक सवाल का जवाब देना। मैंने करा अपना बैलेंस शीट बनावे, ठीक है? आवे समझ में? बैलेंस शीट पुराने जमाने की है। फर्नीचर 1 लाख का, मैंने कहा 10% इस पे डेप्रिसिएशन लगा, मैंने 5000 माइनस करा, ठीक है? मैंने माइनस कर दिया और 95,000 कर दिया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सुनना, कुछ तो हुआ है। अब आप देखना, मैंने नीचे आपने कहा ये क्या बदतमीजी है, इसको कैलकुलेशन नहीं आती है क्या? मैंने वर्किंग नोट 1 डाल के नीचे दिखा दिया, दिस फर्नीचर वॉज बॉट ऑन। समझ गए आप? ऑन 1 अक्टूबर
23, तो वो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग के, ये बात अगर मैं लिखूँ ना वर्किंग नोट में तो लोगों को वो डेसिफर करने में समझने में बहुत दिक्कत आएगी. दैट इज वाई वी नीड वर्किंग नोट्स. सब साथ में मेरे. तो 4 आइटम कौन कौन से हो गए बेटा हमारे? प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स. एवरीबॉडी ओके विद दिस? आखिरी आइटम पे बढ़े. ये हम करेंगे आगे के चैप्टर्स में. एंड ये कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एनी. फिर से रिपीट करेंगे. और मैं आपको बता दूं इसमें आता है आपका ओपनिंग कैपिटल साल का. सॉरी हटाओ. स्टॉक पढ़ा है आपने? कैलकुलेशन ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग, ये पढ़ा, ये आता है ना, उसी से मिलता जुलता है. ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? हमने नया इशू कितना किया साल में? एक वर्ड सुना नहीं होगा शायद आपने, बायबैक. हम बायबैक भी करेंगे, हमारे सिलेबस में है, राइट. क्लोजिंग कैपिटल. तो ये जिन कंपनीज में होगा उसमें बनेगा, जिसमें नहीं होगा उसमें. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 आइटम कौन से हुए? चेंजेस इन इक्विटी इफ. यहां तक की बात ठीक है बेटा? ये बना लीजिए प्लीज, क्योंकि अगली बात मैं आपको अभी बताती हूं. पहले आप इतना बना लें. जिन्होंने आज प्रॉपर कॉपीज नहीं बनाई है वो कल से प्लीज बना लेंगे. किस पे हो बेटा? कौन से पॉइंट पे? लास्ट. आप अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लेना नीचे का. ये मैंने अलग पेन से इसलिए लिखा है बिकॉज ये आप एग्जाम में नहीं समझाओगे. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. डेफिनेशन के 5 ही आइटम है, ठीक है. जो नए बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है. हाँ, ये आपके समझने के लिए. हाँ, मतलब अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं समझना मतलब नहीं है तो कोई जरूरत नहीं. आंसर का हिस्सा नहीं है ये बेटा. डन. अब एक सवाल पूछ लिया जाए. क्या सारी कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती हैं? फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक सेकंड. क्या सारी कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती हैं? कौन सी कंपनी आपको ऐसा लगता है देविका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाती है बेटिया? पब्लिक कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएंगी. सेक्शन 8 कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएगी. गवर्नमेंट कंपनी भी आपको पता है बिगनिंग का खर्चा तो करती है रजिस्टर बनाने का. तो अगर उसके यहाँ एक आध एंट्री हो भी रही है तो वो उनके यहाँ बस एक आधी है, तो वो मतलब यू कैन नॉट काउंट दैट. मैं आपको एक बात बता दूं, देयर इज नो कंपनी विच डज नॉट मेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इट इज मैंडेटरी भैया छोटे से छोटे बिजनेस के लिए भी टू प्रिपेयर व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट. अब आपसे अगला सवाल, कौन सी कंपनीज है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाती? सब बनाते हैं. मैं आपको बता दूं इसमें बस एक छोटा सा एक्सेप्शन है और ये अमेंडेड है. ठहरो यार ठहरो, मैं अमेंडेड ही करा रही हूँ आपको जो आपके सिलेबस में है, ठीक है. सुनना,
कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बोल रही, मेरी बात अब यहां से ध्यान से सुनना बिकॉज खतरनाक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, नोट्स टू अकाउंट सब बनाते हैं, कोई ऐसी कंपनी नहीं जो नहीं बनाती। आप डॉर्मेंट को भी काउंट करके चलेंगे, पूछो क्यों? खाली सही, पर बैलेंस शीट में कैपिटल और कैश तो होगा, तो क्या वो दिखाएंगे नहीं? दिखाना तो है ही उसको, तो उसको हटाओ, उसको हटाओ, हटाओ। सिर्फ एक एक्सेप्शन है एक कैटेगरी में, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसका शॉर्टकट रेडी है, दैट इज डॉस। साथ में बोलना सब लोग, ये डॉस वाला जो एक्सेप्शन है ये कई जगहों पे आया करेगा। ये साथ चलती हैं 4 कंपनीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी कंपनीज नहीं बनाएंगी? डॉर्मेंट, ओपीसी, स्मॉल। तुम्हें मेरी क्यों जरूरत है? स्टार्टअप्स, जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स होते हैं वो इसमें आते हैं। हम करेंगे स्टार्टअप भी करेंगे हम डेफिनेशन में, अभी हम स्टार्टअप ही करते हैं, ठीक है? स्टार्ट, दैट्स इट, राइट। सो 4 कंपनीज हो गई, कौन कौन सी? ओपीसी, स्मॉल और स्टार्टअप्स। एक लाइन लिखो, मैं लिखवा रही हूं आपको। ये डायग्राम बन गया, एक्सेप्शन लिखिएगा। एक्सेप्शन, the following companies are exempted. The following companies are exempted from preparing cash flow statement. From preparing cash flow statement. A, डॉर्मेंट कंपनी, बी, ओपीसी, सी, स्मॉल कंपनी, डी, स्टार्टअप्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, स्टार्टअप्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, डन। 2 डेफिनेशन डन। हमने इनफैक्ट 3 चीजें कर ली, सेक्शन 1, सेक्शन 2 13 और 2 40। अब आपके लिए आया है क्वेश्चन, क्योंकि अब आप हो गए हो सीए इंटर में। रेडी हो एक काम करने के लिए मेरे लिए? टेल मी प्रॉपर तरीके से बढ़िया डायग्राम बना के 5 डिफरेंसेस बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड लेट्स सी आपको कितने मार्क्स मिलते हैं और मैं जो आंसर आपको बताऊंगी उसमें कितने मार्क्स मिलते हैं। राइट, डिफरेंस बताने हैं 5 प्रॉपर डिफरेंसेस। आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 5 मिनट्स, चेक कर लें गरी। 5 डिफरेंसेस।
बोलूं? अच्छा, इसको तो इलेक्ट कर देता, मतलब वो तो मेरा करते करते देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे और इसमें भी हाँ कंपटीशन। हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? करें करें करें, फिनिश करें। आपने 3 पॉइंट लिखे डिफरेंस के? अच्छा अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। कटिंग्स कम बेटा। ठीक है, नशेबाज लास्ट के 2 पॉइंट बिखर गए हैं बेटा, लास्ट के 2 पॉइंट सही नहीं है। इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है बेटा। ये भी मुझे अधूरा क्यों दे दिया किस बच्चे का? ये प्राइमरी तो है, ये सेकेंडरी या फाइनल स्टेप आप कह सकते हो। बस साथ में दे दो बेटा मुझे। आई एम जस्ट सीइंग आप लोगों ने क्या लिखा है, जब तक सब लोग लिख रहे हैं। कौन है ये? यहाँ से ना बुलेट्स हटाएंगे बेटा, नंबरिंग करेंगे अब से, ठीक है? नो बुलेट्स एट ऑल, बेसिस गायब है। इनकम्प्लीट आंसर। ऑलराइट, कॉपीज नहीं पास करेंगे, छोड़ दें। डिस्कस करें। कितने लोगों ने 5 पॉइंट्स लिख लिए? गुड। कितने लोग 5 से भी ऊपर चले गए? वेरी नाइस। कितने लोगों ने उसको 2-3 में निपटा दिया? ऑलराइट, मेरी बात सुनिएगा, क्या हम सी एंटर में आ चुके हैं? ध्यान से सुने। वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट आप साथ में बेसिस भी लिखेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू फॉरगॉट टू डू द बेसिस? ओके, राइट, सो बेसिस ऐड होगा। नेक्स्ट, आप में से कई बच्चों ने बहुत दिमाग लगा के क्या किया, एक्स्ट्रा दिमाग लगा के आपने पहले ये बताया दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेशनल लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? गड़बड़। हम सबसे पहले वो बात करेंगे जो हम लीगली बात करते हैं, जो हमारा लॉ कहता है, और उससे निकलते हैं 2 पॉइंट्स। पहला, सेक्शन। सो आप इसमें कहीं ना कहीं ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, सॉरी। ये आएगा सबसे पहले आपका सेक्शन, एंड आप इसको बाकायदा लिखते प्रॉपर, अपने आंसर को रीफ्रेम करें। अपना आंसर रहने दें, साथ में वापस से मेरे संग आंसर करना स्टार्ट करें।
और आप इसमें लिखेंगे इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 213 एंड इट इज डिफाइंड अंडर 240। प्रॉपर तरीके से लिखेंगे सब लोग, एवरीबॉडी। ठीक, नेक्स्ट सेकंड आएगा मीनिंग, या आप कह सकते हो डेफिनेशन। ठीक है, अब ये पॉइंट में बच्चों ने कई जगहों का इन्हें लिखा है एसेट्रा, कईयों ने लिखा है एग्जाम्पल। क्यों नमन एग्जाम्पल लिखा? हम एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं बेटा, हम एग्जैक्ट वो बात कर रहे हैं जो हमारा लॉ कहता है। हाउ कैन यू मेक दैट पॉइंट स्मॉल? दैट विल कम फुल डिटेल्ड। जब यहां पे मैंने 4 आइटम 5 आइटम लिखे हैं ना, आई मीन टू से आप यहां पे उन 4 को यहां लिखोगे और इन 5 आइटम को यहां लिखोगे। सेकेंड पॉइंट आपका सबसे बड़ा पॉइंट बनेगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट कंप्लीट। ओंकर ने कंप्लीट लिखा है। फर्स्ट, ऑल परचेज, ऑल सेल्स, all assets, sorry, all income, all expenses, all assets, all liabilities, और last all items of cost under section 148 as notified by। लिख लीजिए, शक्ल मत देखिए, फटाफट से, क्विक। सेकेंड पॉइंट विल बी द इलेबोरेटिव पॉइंट बिकॉज उसके मार्क्स है। कितों ने पूरा लिखा था? गुड। कितों ने पूरा नहीं लिखा था? ठीक है, हाँ, नहीं, आधा वर्ड भी नहीं छोड़ना डेफिनेशन का। सही है, और उधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये 2 मार्क्स मिले आपको लॉ की लैंग्वेज लिखने के, जो हम लोगों ने बेयर एक्ट से उठाया है। एम आई क्लियर? थर्ड पॉइंट, अब ये वाला पार्ट मुझे किसी के आंसर में नहीं दिखा। प्रिपरेशन, ये आपके में था। अच्छा, प्रिपरेशन, इट इज वेरी गुड। ड्यूरिंग द एंटायर ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ ईयर एंड पे प्रिपेयर होते हैं। रिमेंबर, बैलेंस शीट एज ऑन। हाँ जी मैम, इसमें मैंने कांसेप्ट उसमें डाले, कांसेप्ट में फ्लो कांसेप्ट और स्टॉक कांसेप्ट करके। स्टॉक मतलब एक टाइम पे बनाते, फ्लो मतलब वो है पूरे इसमें चलता है। चलेगा, दैट्स ओके, दैट्स ओके। किसी ने ये पॉइंट लिखा है? जरा हाथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़िया, 9। ठीक है, बाकी लोग ऐड करेंगे इसे। इट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द एंटायर ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर। अब तनीषा, जो आपसे गलती हुई मैं उस पर हाईलाइट करना चाह रही हूं। रेडी एवरीबॉडी? ये वाला पॉइंट शायद कईयों ने लिखा होगा क्योंकि आप 11th में पढ़ते हो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेम। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पर्पस क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, ये आप करते हो। अब आप अगर इसके ऑपोजिट में ये लिखोगे कि डज नॉट रिकॉर्ड, समराइज और वो वगैरह वगैरह, फिर फाइनेंशियल पोजीशन का एक और पॉइंट बनाओगे और कहोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स डज नॉट टेल फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज टेल। तो ये आपने एक पॉइंट को इलास्टिक की तरह डबल बार खींच दिया है। पर्पस दोनों का एक ही पॉइंट में आ जाएगा ना, बेसिस में बेटा। सो पर्पस उसका हो गया रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, उसका हो गया टू टेल द फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, एक किसी बच्चे ने यहाँ पे लिखा था, बच्ची ने शायद, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ नहीं करती है। किसी ने यहाँ पे लिखा था, भाई कुछ तो करती है, ऑब्वियस बात है, क्लासिफाइंग समराइजिंग में हेल्प करता है। ये वाला पॉइंट कितनों ने लिखा है? क्योंकि आपका 11th का पॉइंट है, फाइनेंशियल पोजीशन वाला लिखा है, उसके ऑपोजिट में ही आएगा। ठीक है, सही करें। सैफ, आप समझ गए बेटा? आप ओके हो बेटा? ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और वो बताता है फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट 5th पॉइंट, स्टेप कौन सा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स फर्स्ट स्टेप है। प्राइमरी, किसी बच्चों ने प्राइमरी वर्ड भी लिखा होगा शायद, है ना, वो भी ठीक है। प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर, प्रॉपर लिखिएगा, आफ्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप कह सकते हो ये सेकेंडरी स्टेप है। ठीक, नेक्स्ट, ये कई बच्चों ने लिखा है हु मैनेजेस या हु प्रिपेयर्स। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंटेंट। यू कैन ऑल्सो राइट इट इज अ क्लेरिकल वर्क। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ऑफ कोर्स यू नीड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ प्रोफेशनल।
अगला वाला पॉइंट कई बच्चों ने लिखा था एक्सेप्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ नहीं है. एवरी कंपनी हैज टू प्रिपेयर, आप लिख सकते हो. ठीक है, एवरी कंपनी प्रिपेयर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और इसमें आप वो जो एक्सेप्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला, ये मेंशन कर दीजिएगा. सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्सेप्शन है. इट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय डोरमेंट, ओपीसी, स्मॉल एंड स्टार्टअप्स. ठीक है, डन. 7 पॉइंट्स करा दिए मैंने तो आपको. इसके अलावा किसी का कुछ और पॉइंट हो मन में? क्योंकि नॉर्मली बच्चे मुझे और पॉइंट्स बता देते हैं कभी कभार. एनीथिंग एल्स, या आपको कंफर्म करना हो कोई पॉइंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर एनालिसिस करने में हेल्प करता है. पास्ट में कोई गलती हुई और फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट में जो करते हैं, प्रेजेंट में डेटा रिकॉर्डिंग के लिए. मैम इसको छोड़ दें इसे, छोड़ देते हैं. हाँ, ये डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल नहीं होता बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है. आई टेक दैट. ये उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए होता है बुक्स ऑफ अकाउंट, और वो एंटर करने निकालने क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये वाला एक स्टेप रह गया था. बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिपेंडेंट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट. जो भाई साहब ने ये वाली बात बोली, बढ़िया. कुशाग्र नाम ना आपका? दोनों एक दूसरे का नाम बोलते रहते हो तो मुझे समझेगा कैसे, नालायक कहीं के एक नंबर के. हाँ, तुम श्योर है? नहीं, मैं ठीक है. चश्मा कुशाग्र. कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली बात है, मतलब सारी केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट है सिर्फ जो उन्हें एक्सेप्शन यस, और मतलब वो वैसे ही मिलता है, मतलब कोई चीज होने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं बनाना होता है. हाँ हाँ हाँ, इट्स अ नॉर्मल एग्जामिनेशन. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर एन ओपीसी, सो यू विल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे, यू विल प्रिपेयर बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, notes to accounts and statement of changes. You will automatically not prepare cash flow because you are OPC and nobody is going to even ask you. ठीक है, everybody okay? मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो बच्चों को जो मुझसे पढ़े हैं फाउंडेशन में. आपको अगर याद हो तो कंपनी लॉ की शीट पे चले, जो मेमोरी में जा सकते हैं. ठीक है, जितने लोग. एक क्वेश्चन था लास्ट की तरफ, स्मॉल कंपनी पे क्वेश्चन था, और मैंने उसका एक सेकेंड पार्ट कटवाया था जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा एक वर्ड दिया हुआ था. कितनों को याद है ये बात? वो यही वाली बात थी कि स्मॉल कंपनी क्या नहीं बनाती है, कैश फ्लो. तो आरओसी उनसे कह रही थी तुमने क्यों नहीं बनाया, तो उनको बनाने की जरूरत है ही नहीं. तो जिनको याद आ गया ओके, नहीं याद आया दैट्स ओके. जिन्होंने पढ़ा ही नहीं वो तो क्या ही करेंगे, इंटर का क्वेश्चन है वो तो. ठीक है, एवरीबडी ओके विद दिस? ठीक है, थक गए हो? ठीक है, सही है. वो तो जिम करके आया, वो तो कह रहा है. ठीक है ना? हाँ, ऑल राइट, एवरीबडी ओके विद दिस? ठीक है, 1-8 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. ठीक है, जाना कहीं नहीं है, आपस में बातचीत कर लो. ठीक है, टेंशन कर लो कि कहाँ पढ़ना है, और पानी पी लो, और फिर हम 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं अब अगले टॉपिक पे आपको लेके जा रही हूँ. ठीक है, ठीक है. वो एक सर्कुलेट जो हो रहा है वो तैयार करवा देना. हाँ, उसका नाम ही नहीं आया बेटा. Anybody who is left to write the name? सबका हो गया? ठीक है, ला दियो बेटा मुझे. थैंक यू. हाँ जी, रेडी एवरीबॉडी? डू यू नो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस हैं वो अल्फाबेटिकली चलती हैं. खैर नहीं, हमें नहीं पता. ठीक है, हमें को जाना है. ठीक है,
FS इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट 240. इसी के संग गेस आप कर सकते हैं अगला सेक्शन FY, दैट इज 241. आज तुम्हें 4 सेक्शन याद करा दिए हैं. सेक्शन 1 किस चीज का? 213. 240 में क्या पकड़ोगे? और अगला ही 241 हिंदी में 241, दैट इज फाइनेंशियल ईयर. कई बच्चों को तो आती हैं ये बातें. कह रहे व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? यू टेल मी व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर. डन. सेकंड, every company now follows accounting year as financial year. What do you mean by accounting year? What do you mean by accounting year? सैफ भाई बताओगे कुछ अकाउंट्स के बारे में? अकाउंटिंग ईयर सिंपल है, जो तू बोलेगा मैं मान लूंगी. नहीं वो तो अब होने लगा है. वैसे अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है? करेक्ट है. कहना है इससे अकाउंटिंग ईयर मींस जिस पीरियड में हम एक अकाउंट्स खोलते और बंद करते हैं, दैट्स अकाउंटिंग ईयर. नॉर्मली कितने महीनों का? 12. क्या अकाउंटिंग ईयर अलग अलग हो सकते हैं? कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर. यस. अब कौन सा होता है सिर्फ फाइनेंशियल ईयर? ओए 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 ओए, कितने लोगों ने अपने 11th 12th में कुछ और ईयर फॉलो करा है? कभी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि कहीं से कहीं दिया था? कहना है आज की एग्जाम ये बुक वाले बेवकूफ हैं. तो फिर तो पहले तो ये 2013 से आवे. तुम कौन सा 2013 से पहले पढ़े हो? ये तो तुम 2-3 साल पहले पढ़े हो. एक बात सुन लो. तुम भूल गए हो शायद आज एक चीज लाना जो मैं तुमसे फाउंडेशन में कही थी लाने को. क्यों? पॉकेट में लाए नहीं हो ना आज? क्यों? सवाल ही नहीं आ रहे मन में. कह रहे मैम ने याद करा दिया, याद कर लिया, जय माता दी, हो गया, लो निकल गए हम यहाँ से. भाई क्यों? तुमने क्यों पढ़ी वो चीज? वो गलत थी क्या? नहीं नालायको, तुम एक चीज भूल रहे हो. वो कंपनीज नहीं थी, वो सोल प्रोप्राइटर था. और सबसे बड़ा तो तुम्हारा जो चैप्टर हो है पार्टनरशिप. ये चैप्टर में कोई पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप तो ही ना पढ़ा रही हूँ. वो तो नॉन सेपरेट, मतलब दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटीज. सेपरेट लीगल एंटिटी कौन सी हो गई है? कंपनी. और कौन सी हो गई है? LLP. मैं वही पढ़ा रही हूँ. कंपनी वाले में नहीं था आपका, जो वहां पे हमेशा फाइनेंशियल ईयर ही दिया होता था क्वेश्चन में. तुम जो पढ़ के आ रहे हो ऊटपटांग साल, वो किस में पढ़ के आ रहे हो? पार्टनरशिप. और उसमें अगर आज कोई कहे पार्टनरशिप वाला, वैसे देखो अलाउड नहीं है एज पर इनकम टैक्स, फिर भी कोई बिल्कुल अपनी अलग दुकान खोल के बैठा. कह रहे हम तो भाई साहब, हमारी माता जी ने कहा है अगस्त बढ़िया महीना है, बर्थडे आता है पप्पा का, हम तो कह रहे हैं अगस्त से जुलाई बनाएंगे. तो आप कहो मर जाके बना ले. पर अगर वही बात कोई कंपनी आके कह दे शार्क टैंक में, शार्क टैंक वाले क्या कहेंगे? ठीक है ना. वो हमेशा क्या बताते हैं? हमारा इस साल के फाइनेंशियल ईयर में इतना प्रॉफिट, पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में. वो कभी ये नहीं बोलते कि हमने जनवरी से दिसंबर दुकान खोल रखी है. नमिता तो कह देती आपकी ये जो बातें हैं इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट. ठीक है, आपको तो बेसिक समझ नहीं आ रहा. सो 2 पॉइंट्स बताएंगे. फर्स्ट, द फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम. सेकेंड, एवरी कंपनी नाउ फॉलोज इट्स अकाउंटिंग ईयर एज. इंग्लिश में रिपीट करेंगे. जो लोग अपनी एनर्जी बचा रहे हैं फिर से रिपीट करेंगे. एवरी कंपनी नाउ फॉलोज अकाउंटिंग ईयर एज फाइनेंशियल ईयर. सॉर्टेड है अपने को. थर्ड, आगे बढ़ू. क्यों सवाल? क्या क्या क्या? ठीक है ठीक है, श्योर है ना तू? कुछ आग रहे तू, जानती हूँ मैं. ठीक है, कह रहा है हाँ, दोनों बातों में कह रहा है हाँ. अब आप जो समझ लो, मैंने बंद कर दिया समझना आपसे. अब मेरी बात सुनना, मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ और इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, बट है क्योंकि लिखा हुआ बेयर एक्ट में, तो बता रही हूँ. रेडी? किस साल आया ये एक्ट? क्या सब कंपनी उस टाइम पे फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती थी? नहीं 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 करती थी. सब नहीं करती थी, राइट? अब करती हैं, पहले नहीं करती थी. आज से 10-11 साल पहले हमने उनको 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया था. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन पीरियड? 2 साल का वक्त दे रहे हैं. बहुत पुरानी तुम्हारी लेगेसी चल रही होगी, कोई और साल की टेम लगेगा. कितना समय दिया था? फ्रॉम द, ये तो पढ़ के बता रहे हो, तुम्हें आवे समझ में? मतलब भी कह रहे मैम ने लिखा है फ्रॉम द कमेंसमेंट. कह रहे मैम, ठीक है ना. कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट का मतलब होता है जब से ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ है. एक बात पूछूं, 2013 क्यों नहीं लिखा मैंने? कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट है ना, तो अभी तो मैंने पूछा क्यों 2013 क्यों नहीं लिखा? तब आया तब लागू नहीं हुआ. है तब आया तब लागू नहीं हुआ. शायद तब लागू नहीं हुआ. ठीक है, बढ़िया. मैम वो फाइनेंशियल ईयर के बाद, नहीं, रूल बात क्या नहीं. हाँ फाइनेंशियल ईयर के बाद आया था ना. ले
कुछ तो तुम बता रहे थे उत्सव। कहते हैं 2013 को हम क्या कहते हैं? अमेंडेड एक्ट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको बेटा एक चाट हल्का सा लगा दियो, हल्का सा, हाँ हल्का सा। इसने जो बात कह दी आज पूरे दिन में, एक तो फोन चला रहा था, उसके बाद से इतनी घटिया बात कर दी इसने। मैं फोन नहीं चला रहा था, हाँ आप गई थी 5 मिनट के, तो मैंने कही इंपॉर्टेंट मोदी का कॉल ले लूं कि मैम देखो मोदी है तो नीचे परंतु कॉल ले लेता हूँ अगले आदमी का, है ना। हाँ चल कोई बात नहीं। सुनो बे, 470 सेक्शन जो आए हैं वो एक बार में नहीं आए हैं, वो टुकड़ों में एप्लीकेबल हुए हैं। 1 सितंबर 2013 को सिर्फ 98 सेक्शंस एप्लीकेबल हुए थे। 1 अप्रैल 2014 को कुछ अराउंड 198 और सेक्शंस एप्लीकेबल हुए थे। 2018-19 तक सारे सेक्शंस एप्लीकेबल हुए हैं। सो दैट इज वाई आई नेवर से कोई पर्टिकुलर डेट। मैं कहती हूं जब से भी ये एक्ट का ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल हुआ होगा, तो ये टेक्निकली यही बात लिखी है, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। सो कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट का कोई मतलब पूछे तो क्या बोलोगे उसको? और हमें नहीं याद करना कब से एप्लीकेबल हुआ है, बिकॉज अलग अलग सेक्शंस अलग अलग डेट्स पे एप्लीकेबल हुए हैं। तो हमने कहा जब से एप्लीकेबल हुआ है तब से। कितना वक्त मिला इनको? 2 साल। अब वो 2 साल बीत चुके। दैट इज वाई दिस पॉइंट हैज नाउ बिकम बेकार का, राइट। तो एग्जिस्टिंग कंपनी को कितना टाइम दिया था? 2 साल। व्हाट डू यू कॉल दिस 2 साल का पीरियड एज? ट्रांजिशन पीरियड। साथ में बोलना ट्रांजिशन पीरियड। कहीं भी वर्ड आए, व्हाट डू यू विल मीन बाय दैट? चेंज करने के लिए, राइट। फ्रॉम द, मैंने आपको 3 पॉइंट्स ऑलरेडी करा दिए हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, every company now follows accounting year as existing companies got how much time as from the, पूरी बात बतानी है, मैं बार बार जोर दे रही हूँ सारी बातों पे, ठीक है। एवरीबडी ओके विद दिस? नेक्स्ट, कितने लोग जानते हैं फॉरेन कंपनी को? वेरी गुड। पर इनकॉर्पोरेटेड कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। मुझे एक बात बताना, वो इंडिया में क्या लेके आ रहे हैं? बिजनेस। क्या वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? इमेजिन करना अपनी दुनिया बिना मैकडी और केएफसी की। कह रहे हाय सबसे सस्ता बर्गर चला गया, ठीक है ना। सोच के देखो आप, इंडिया में वो क्या ला रहे हैं? बिजनेस। इंडिया में वो क्या ला रहे हैं? कैपिटल। इंडिया में वो क्या ला रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में वो क्या ला रहे हैं? टेक्नोलॉजी। भाई साहब ऐसे लोगों के संग जोर जबरदस्ती मत कर लेना, फॉरन वैसे ही चिड़चिड़े हो जाते हैं बात बात पे। आपने कहा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करेंगे, कह रहे नो नो वी कैन नॉट जो है इन आवर कंट्री डिफरेंट। आपने लठ निकाल लिया, कह रहे कैसे नहीं करेगा? आज समझना अंग्रेज वैसे डर के मारे भग जाएंगे। उन्हें हमारा देश क्यों पसंद है मुझे बताओ? अपनी शक्ल पे मत चले जाना, अपनी शक्ल पे मत चले जाना। हाँ हाँ, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हेलमेट नहीं पहने फॉरनर, गो गो नो प्रॉब्लम फॉरनर, ठीक है ना। हाँ हमारे यहाँ चिल्ले, फॉरनर्स कुछ भी पहन के निकल जाए। इंडियन बहू को अरे भाई साहब लाल लिपस्टिक लगा ले, फॉरनर कह रहे फॉरनर है ना, इनका कल्चर ऐसा है, ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वी वेलकम देम। हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने कहा तुम्हारे देश में जो भी फॉलो होता है वो फॉलो कर लेना, ठीक है। दे डू नॉट हैव टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर। एग्जेम्पशन है, वो कुछ भी फॉलो करें, आपका जो मर्जी हो पूछ लो, कर लो फॉलो, बस एक बार परमिशन ले लेना। किससे? आप जरा इन अंकल की बात कर लें। ट्रिब्यूनल कौन है? कितने लोग जानते हैं? नहीं तुम तो जानते हो। नए वाले लोग बताएंगे, नए वाले दीदी लोग, भैया लोग। व्हाट इज एनसीएलटी? नो आइडिया भैया। एक सेकेंड बाबूजी, डर लग गया मुझे। ट्रिब्यूनल पढ़ा है। हाँ ट्रिब्यूनल पढ़ा है। ट्रिब्यूनल उसे ट्रिब्यूनल याद रखना। 2 बूंद चुल्लू का देना मुझे पानी। हाँ और कौन? भाई साहब तुम्हारी किस्मत है जो फाउंडेशन से निकल के इंटर में आ गए हो। तू तो नहीं कर दे साथ में उसके, तूने तो आके फेर ली। हाँ तुम, सिर्फ तुम। ओफो नहीं, तू नहीं। चल ठीक है। और कौन? दीदी। ओके भैया ओके। हाँ आज मेरा जिंदगी जीना सक्सेसफुल हो गया। अक्सर सोचती हूँ क्यों जी रही हूँ इन नालायकों को ये पढ़ाने के लिए। सुनो भैया मेरे प्यारे बच्चों, सुनो, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल है, ये बात समझ में आ गए?
ठीक है, आपको ये समझ में आता है इंडिया में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 3 विंग्स। कौन कौन सी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। कितनों को ये बात समझ में आती है? मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं आती है तो। लेजिस्लेचर वो जो इंडिया में लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो जो उसे एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट कराते हैं, और जुडिशरी कोर्ट्स जो देखते हैं कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं, एंड कैन आई से डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। यस, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज की डेट में हमारे पास मेन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है। कितने हाउसेज हैं? कौन कौन से? ठीक है, एंड विद द प्रेसिडेंट्स असेंट हमारे इंडिया में लॉज बनते हैं। सेंट्रल लॉज ऐसे ही बनते हैं, स्टेट लॉज हमारे सिलेबस में होते नहीं है, वो स्टेट वाइज एप्लीकेबल होते हैं। डन है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव इनको इंप्लीमेंट करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल वेरियस काइंड ऑफ मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स। जो डीएम वगैरह आप देखते हो, उनका ये एग्जीक्यूशन का काम है कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। रिमेंबर जब कोविड के रूल्स आए थे तो डीएम फॉलो करवाता था। नेक्स्ट, जुडिशरी आप जानते हो इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, इंडिया में सबसे बड़ा लीगल ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इज कंपनी। सबसे बड़ा कंपनी है। एलएलपी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, सब इसके आगे छोटे हैं। हर जगह क्या चीज रिकॉग्नाइजेबल है? कंपनी। आप स्टार्टअप्स देख रहे हो, सब कौन से फॉर्म में? कंपनी। आप शार्क टैंक देखते हो, सब कौन से फॉर्म में? कंपनी। सो कंपनी इज द बिगेस्ट फॉर्मेट। Now for that we have a separate law which is made by the parliament, that is Companies Act 2000. Now इनको तो पार्लियामेंट ने बना के छोड़ दिया। इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो आज की डेट में है एमसीए के पास, that is Ministry of Corporate Affairs, and Ministry of Corporate Affairs does this through ROC, which is you know as Registrar of Companies. ROC का सरदार कौन कहलाता है? ROC का हेड कौन कहलाता है? आरओसी का हेड है हमारे सिलेबस में, और हम पढ़ेंगे इसे आरडीएक्स नहीं, रीजनल डायरेक्टर। इंडिया में टोटल 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस काइंड ऑफ नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल। साउथ में शायद एक और है और एक जगह कुछ और है, तो 7 रीजन्स में डिवाइडेड है, एंड दैट इज कॉल्ड एज आरडी, रीजनल डायरेक्टर। ये मैनेज करवाते हैं, इंप्लीमेंट कराते हैं। सो आपके जितने भी फॉर्म्स अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स हम कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं? एमसीए की। और किस पे फाइल करते हैं? आरओसी, ऑनलाइन। डन। अब सुनिएगा मेरी बात। तीसरी विंग जो हमारे आपके पास कंपनीज के लिए है, दैट इज जुडिशरी, जिसे आप प्यार से ट्रिब्यूनल बोलते हो, बट ट्रिब्यूनल इज अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड। डू यू नो ग्रीन ट्रिब्यूनल भी एक चीज एग्जिस्ट करती है। ग्रीन ट्रिब्यूनल हरी नहीं होती, वो जी हरा कपड़ा नहीं है, हम पे किसने हरा रंग डाला? सोच के बताना किससे रिलेटेड होगी? एनवायरमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने केसेस होते हैं, जैसे एमसी मेहता और बड़े बड़े केसेस आपने सुना होगा शायद, गंगा क्लीन अप पूरा वो चला था प्रोजेक्ट, ये सब कौन से ट्रिब्यूनल? चिपको मूवमेंट, ये सब किस में जाते हैं? ग्रीन ट्रिब्यूनल पे। इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल अलग होता है। तो अगर आप वर्ड ट्रिब्यूनल यूज कर रहे हो तो आप बहुत इनकम्प्लीट वर्ड यूज कर रहे हो। हमारे कंपनी लॉ में जो ट्रिब्यूनल है दैट इज कॉल्ड एज NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और इनके ऊपर जो हेड है दैट इज जिसपे आप अपील करते हो। अपील का मतलब है आप नीचे के डिसीजन से खुश नहीं हो। सो NCLT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो हमारे कंपनी लॉ के केसेस जब हम प्यार से वर्ड यूज करते हैं ट्रिब्यूनल, आई जस्ट डू नॉट मीन नॉर्मल ट्रिब्यूनल, इट इज अ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड NCLT। इन दोनों को हम कंबाइन बोल देते हैं ट्रिब्यूनल, बट एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? साथ में बोलना, नेशनल, और इसके ऊपर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। एम आई क्लियर अबाउट इट और नॉट? ठीक है, जिन बच्चों को भी आइडिया नहीं था, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज राइट इट डाउन यार। जिनको भी आइडिया नहीं है भैया लिख लो, ये बेसिक्स है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऋतिक भाई आप चुपके चुपके क्या खा रहे हो? च्युइंगम तो नहीं खा रहे हो? च्युइंगम खा रहे हो तो अगर यहाँ चिपक गई है च्युइंगम तो मैं आपको चिपका दूंगी। कल से क्लास में च्युइंगम खाना बंद।
एपिलेट, एनसीएलटी नीचे का कोट हुआ, अपीलेट उस पर अपील हो गया। तो बेसिकली हमारे को मल्टीपल बनाने पड़ते हैं ना लेवल, जैसे टैक्स में भी होता है एसी डीसी, इस तरीके से। जैसे आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट तो हमेशा इंडिया में कौन सा रहेगा? सुप्रीम कोर्ट, बट हम उतने तक बात पहुंचाते नहीं है। सो वी हैव एनसीएलटी एंड देन वी हैव एनसीएलटी। हाँ हाँ, मतलब अगर आप खुश नहीं हो, आपके अगेंस्ट आया डिसीजन, यू कैन गो फॉर अपील। मतलब द हाईएस्ट कोर्ट इन कंपनी लॉ इज एनसीएलटी, अपीलेट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप 4 पॉइंट्स की बात कर रहे हो, ठीक है, ये आप 4 भी बना लो। अच्छा ठीक है, मेरा आखिरी पॉइंट बचा है अभी, क्योंकि मैं आपको लिखवाऊं डेफिनेशन टाइप्स, यही पूरी। आपने फर्स्ट पॉइंट तो लिख लिया, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फिर AY इज इक्वल्स टू F5 भी लिख लिया। थर्ड लिखिएगा, एग्जिस्टिंग कंपनीज गॉट अ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 2 years from the commencement of the act. Got a transition period of 2 years from the commencement of the act. नहीं, एक्ट से ही बोल देते हैं, जब भी एप्लीकेबल हुआ होगा वो पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, छोड़ो, ये इन्होंने बेयर एक्ट में लिखा हुआ है बेटा ऐसे कि फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। दैट मीन्स उस सेक्शन का एप्लीकेबिलिटी जब भी हुआ होगा, वी डिराइव इट द मीनिंग जब से सेक्शन एप्लीकेबल हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मोस्टली इनफैक्ट क्या होता है, सारे सेक्शन एक साथ ही एप्लीकेबल होते हैं। दिस वॉज अ रेयर केस कि धीरे धीरे हमने 1956 हटाया एंड देन ग्रेजुअली वी इनकॉर्पोरेटेड 2013। सो हाँ, मतलब इट वॉज अ रेयर थिंग। नॉर्मली अगर आप कोई बात करो, जैसे जीएसटी, सेल्स टैक्स पूरा हटा, वैट पूरा हटा एंड जीएसटी पूरा आया, ये रेयर चीज होती है जब आप कभी ऐसे करते हो तो वो ठीक है। 4th पॉइंट लिखा आपने अभी नहीं, लेकिन 4th पॉइंट में फॉरेन कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फॉलोइंग financial year as accounting year. Foreign companies are exempted from following financial year as accounting year. Full stop. They can follow any year. They can follow any year after taking permission from. After taking permission from tribunal. After taking permission from tribunal. ठीक है, आप सबको ओके? ट्रिब्यूनल क्या होता है? कोई पूछे तो कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल कौन है? एनसीएलटी। और उसकी अपील कौन ऊपर कर सकते हो आप? एनसीएलटी। एवरीबडी ओके विद दिस? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी? नई चीज सीख गए हम लोग सब लोग? ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आगे बढ़ जाओ, इसके बाद आई एंड द क्लास ऑल्सो। ठीक है, दैट्स ओके फॉर टुडे, राइट? लास्ट पॉइंट करें आगे। कितनों ने एलएलपी पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में? थोड़ा सा, ठीक है। लास्ट पॉइंट के लिए रेडी हो? क्योंकि आज ही अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल ट्राई करने वाले हैं। रेडी भाई साहब? फॉर न्यू कंपनीज वी हैव अ सेपरेट प्रोविजन जो आज भी एप्लीकेबल है। और तारीख देखो आज हम किस पे खड़े हैं, जल्दी से बताना। अरे डेट भी नहीं बता पा रहे आज की?
आज की कह रहे, अच्छा आज की क्या पूछ रही हो, 12 फरवरी, ठीक है। सुनना, नई कंपनीज के लिए फर्स्ट ईयर में एग्जेम्पशन है, बेनिफिट है। हमने कहा क्या बेनिफिट है? अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए हो पहले 9 महीने में, पहले 9 महीने का मतलब हुआ 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, आप इनकॉर्पोरेट हुए हो, इंग्लिश बेयर एक्ट की लैंग्वेज, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, ठीक है। आप कब इनकॉर्पोरेट हुए हो? मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है वो आपके समझने के लिए लिखा है, आप क्या लिखोगे? ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, यानी आप पहले 3 क्वार्टर में इनकॉर्पोरेट हुए हो। पहले 3 क्वार्टर बताइएगा कौन कौन से हुए? अप्रैल, मई, जून, आप इनकॉर्पोरेट हुए हो इसमें, तो आप अपना फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर क्लोज करोगे इन द सेम फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। एग्जाम्पल ले लें, मुझे पता है अभी आपको टैक्स नहीं आता और मुझे फर्क पड़ता नहीं क्योंकि मैं आपको सिखा ले जाऊंगी। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 14 अगस्त 23 को। आप सीधे डेट पे मत जंप करना, मुझे पहले ये बताना ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई है। क्योंकि अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हो तो आप डेट कभी सही नहीं निकाल सकते हो। ये कौन सा साल चल रहा होगा बेटा? साइंस क्लियर, ठीक है। 23-24 चल रहा है, यानी ये किस दिन बंद होने वाला है? 24 में, 31 मार्च 24 जो आने वाला है, राइट मेरे बच्चों। सेम फाइनेंशियल ईयर का मतलब हुआ 31 मार्च 2024। यानी अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए हो एक पर्टिकुलर FY में, आपका फर्स्ट ईयर क्लोज हो जाएगा उसी में 31 मार्च ऑफ द सेम फाइनेंशियल ईयर। एक और एग्जांपल करें, रेडी है? वैभव आपके लिए सवाल बेटा, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन 28 सितंबर 2022, 31 मार्च 2023। क्या सब लोग साथ में है मेरे? क्योंकि ये साल कौन सा चल रहा था, तो हमने उसी साल के 23 पर क्लोज कर दिया। एवरीबॉडी ओके विद दिस? अर्चित कौन सा भाई साहब? अर्चित जवाब देंगे बेटा मुझे। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 31 दिसंबर 2021 को। 31 दिसंबर को है 31 मार्च, तो 31 मार्च ही रहेगी, है ना? कौन सा? 22। कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 21-22, तो हम उसी में बंद कर देंगे। एवरीबॉडी ओके विद दिस? दीदी बताओगे? आपका नाम मैं भूल गई। नहीं, सृष्टि के बगल में, सृष्टि के बगल में भूमि। भूमि, मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2 अक्टूबर 2020 को। पहला साल कब बंद हुआ होगा? सॉर्टेड है सब लोग? किसको नहीं समझ में आया? ओके है? अब सुनिएगा, अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर 31 दिसंबर, मैंने आपके समझने के लिए लिख दिया है अलग कलर के पेन से, कौन से क्वार्टर में इनकॉर्पोरेट हुई है? लास्ट। कौन सा वाला महीना हुआ? जनवरी से मार्च तक। आप जो आने वाला 31 मार्च है उस पे बंद ना करके उसको अगले साल 31 मार्च पर क्लोज करोगे। एवरीबडी रेडी फॉर द एग्जाम्पल? रेडी? आज की तारीख लेंगे भाई मेरे, जिंदगी देखो कितनी हसीन। आज है 12 फरवरी 2024। पहले बिल्कुल मेरा बेजा फ्राई मत करना, पहले मुझे बताओ फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? हाँ कुछ सागर भाई, 23-24। मैं इसको आने वाला 31 मार्च में तो बंद करूंगी नहीं, मैं इसको लेके जाऊंगी 31 मार्च नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज, यानी मेरा बंद हुआ 2000। डन? अगले सवाल के लिए रेडी? समर्थ बताओगे बेटा? मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2020। कैन समबडी टेल मी प्लीज, इज ही करेक्ट? इज ही करेक्ट? रिंग की बताओगे बेटा मुझे, ये साल चल कौन सा रहा था 31 मार्च 22 वाला? 21-22। और इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? तो नेक्स्ट में बंद करूंगे। एवरीबॉडी ओके विद दिस? यस और नो? मेरे संग रिपीट करेंगे फटाफट से। अगर आपकी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कब? ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, यानी कौन से 3 क्वार्टर देविका? अप्रैल से लेके दिसंबर। अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
3 क्वार्टर में इनकॉर्पोरेट हुई है, आप किस साल बंद कर दोगे अपना पहला साल? उसी साल का आने वाला 31 मार्च। कई बच्चे महान, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 14 अगस्त 23 को। मैंने कहा कब बंद करेंगे? कह रहे हैं मैम 31 मार्च 23 को। रिवर्स में जाके बंद कर दोगे? तभी ये फाइनेंशियल ईयर सिखाती हूँ कि आप पहले फाइनेंशियल ईयर आइडेंटिफाई कर लो, तो उस साल बंद करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए हो आफ्टर, कोई पूछे आफ्टर 31 दिसंबर का मतलब कौन सा क्वार्टर हुआ? आखिरी, जनवरी फरवरी मार्च। हमने कहा आप कब बंद करोगे? 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखूं कितनों को समझ में आई ये बात? रेडी? सोच के बताना, सबसे छोटा साल, पहला साल कितना बड़ा बनेगा? सबसे छोटा साल कितना बड़ा बनेगा? फंस गए हैं कई लोग। हाँ दिया, एक दिन वाला कौन हुआ? सबसे छोटा साल आप कह रहे हो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? जैसे अगर 31 दिसंबर को इनकॉर्पोरेट हो गई तो 3 महीने वो और एक 31 का वो, तो सबसे छोटा साल वो होगा ना। अरे 30 मान ले भाई, हाँ जी, थैंक यू पारस। हाँ बताएं भाई। भूमि ने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है, रचिका चुप बैठी है। क्योंकि अगर 3 3 महीने महीने तो उसमें जोड़ के 15 महीने हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा है मैंने, सबसे छोटा तुषार 3 महीने। कितने लोग कह रहे हैं 3 महीने? सही जवाब है। अगर आप 31 दिसंबर को इनकॉर्पोरेट होगे तो आप इसी 31 मार्च को बंद करोगे, तो वो 3 महीने ही हो गए। एक दिन में क्या लो, बिकॉज 3 महीने वैसे काउंट कर रहा हूँ। 3 महीने वैसे काउंट करोगे अगर 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई। मैं उस सवाल पे आ रही हूँ, ठहर जा। सबसे बड़ा साल कौन सा बनेगा? 15 महीने का। कैसे? अगर आप 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुए तो 3 महीने ये और 12 अगले 15। ये मैंने बस आपको चेक करने के लिए पूछा है, आ नहीं रहा है बट आपको ये क्लैरिटी दे देगा कहीं ना कहीं। एक दिन के डिफरेंस में अब बच्चा पूछता है मैम ये एक दिन के डिफरेंस तो बहुत भारी पड़ जाएगा हम पे, ये आप डिसाइड करो ना। लॉ तो आपके सामने मैंने खोल दिया। आप अगर 31 को इनकॉर्पोरेट हो गए तो इसी साल बंद करोगे, 1 को इनकॉर्पोरेट हो तो अगले साल बंद करोगे। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? समझ में आया अपने को? चलो तो फिर लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप एक काम करो पहले फटाफट से, तो ये बना लो। आपने कहां तक बना लिया बेटे? 4th तक बना लिया, 5th ये बना लो एज इट इज। आपको अगर मैं लिखवाऊं तो लिखवा दूं क्या? न्यू कंपनीज have separate kind of provision for first year, बेटा ये पास कर देना, पास करते चलना। नहीं इधर दे दिया, एक उधर से पास करना स्टार्ट कर दे। फॉर फर्स्ट ईयर इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, ए पॉइंट लिखिएगा, इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड if the company is incorporated on or before 31st December, if the company is incorporated on or before 31st December, comma, it shall close its first accounting year, it shall close its first accounting year on 31st March of same financial year. It shall close its first accounting year on 31st March of same financial year, right? B point. If the company is incorporated, sorry, if the company is incorporated after 31st December,
if the company is incorporated after 31st December, comma, it shall close its first AY. It shall close its first AY on 31st March. On 31st March of next FY. So the words are same and next. Correct है? अब आप कुछ एग्जाम्पल्स घर से करके लाने वाले हैं, राइट? लिखे, डेट्स लिखे, सीक्वेंस में लिखते चलिएगा, ठीक है? इनकॉर्पोरेशन डेट और उसके आगे क्लोजिंग डेट, राइट? 2 May 21, 2 May 21, next 1st December 20, next 2nd February 20, next 5th September 19, next 31st December 20, 31st December 20, next 15 July 21, next 1st January 21, next 31 March 22, next 1st March 19, 1st March 19, next 6 December 19, next 1st September 18, next 10th August 2011. कितने हो गए? 12? बस, ठीक है? कल मैं अब इस पे आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी. सो टुडे वी हैव रिवाइज्ड, 1 सेकंड, 2 मिनट का रिवीजन. सेक्शन 1 किस चीज का? वी सेड कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन द होल ऑफ इंडिया. कितने सेक्शन टोटल? कितने चैप्टर्स? कितने शेड्यूल्स? क्या ये बिक्स पर भी एप्लीकेबल है? बी से बैंकिंग कंपनी अंडर विच एक्ट? 1949. इंश्योरेंस कंपनीज अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA 1999. थर्ड, जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड लास्ट स्पेशल एक्ट. कब तक एप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट? जब तक कंफ्लिक्ट नहीं होता. अगर इनकंसिस्टेंसी आएगी तो कौन जीतेगा? बिग्स. नेक्स्ट, आपका हमने डेफिनेशन करना स्टार्ट किया. सबसे पहले आज कौन सा डेफिनेशन किया? 2, 13. कितने आइटम्स है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? 4. ऑल सेल्स एंड ऑल एसेट्स एंड ऑल इनकम एंड ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट अंडर दिस सेक्शन 148 एज नोटिफाइड बाय. इसके तुरंत बाद हमने कौन से स्टेटमेंट्स बनाए? सेक्शन 5 आइटम. पहला, दूसरा बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स और फिर से लास्ट वाला. फिर से बैलेंस शीट कौन सी कंपनीज नहीं बनाती? ऑल 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 ऑल. कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी कंपनीज नहीं बनाती? डॉस में कौन कौन आता है? और स्टार्टअप्स. स्टार्टअप्स कौन से? जो रिकॉग्नाइज्ड बाय फाइनेंशियल ईयर. अगला ही सेक्शन 2, इट फॉलोज फाइनेंशियल ईयर. कौन सा? इट मींस 1 अप्रैल टू. क्या सबको फॉलो करना मैंडेटरी है? कंपनीज पे तो एप्लीकेबल है ही है. क्या सब अपना AY अपना FY फॉलो बनाते हैं? यस. ओरिजिनल एग्जिस्टिंग कंपनीज को कितना टाइम मिला था? 2 years. 2 years ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. नेक्स्ट, फॉरेन कंपनीज के लिए क्या एग्जेम्पशन है? 8वीं. बस किससे पूछ लो. और ट्रिब्यूनल का फुल फॉर्म क्या है? अब NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. लास्ट, न्यू कंपनीज जो भी इनकॉर्पोरेट होंगी उनके लिए सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए क्या बात है? ओए, अगले सालों के लिए नहीं है. अगले साल तो पूरे 12 महीने 1 अप्रैल टू 31 मार्च. क्या है? ऑन और बिफोर दे शैल क्लोज ऑन द, can I say 31st March of the same financial year. And what if they are opening in the last quarter, that is after 31st December? 31st March of the next financial year. Difference clear है बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? कल होमवर्क कौन करके नहीं लाएगा? जो नहीं आएगा. और जो आ रहा है वो अपने संग कॉपी में क्या ला रहा है? बगो. ठीक है, जिसको रुकना है वो रुक जाए.